अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, आजकल हर तरफ सिर्फ महंगाई महंगाई और महंगाई है। आटे के दाम हो या सब्जी के दाम हो या गोश्त के दाम हो, तमाम चीज़ों की इस वक्त कीमत आसमान को छू रही है। उसके साथ साथ आखिरकार जो तजुर्बाकार टीम थी, जो हम इस हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो ये हुकूमत हमें उस उम्मीद पर आई और जिस तरह से पीडीएम के जलसे जुलूस हो रहे थे कि ये महंगाई मुकाओ मार्च होगा, हम आएंगे और हम इस महंगाई को खत्म करेंगे। आखिर वो टीम, वो तजुर्बाकार टीम कब आवाम को फायदा पहुंचाएगी? और उसके साथ साथ जो नई हुकूमत आई है, इनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। और जो इतना बड़ा चैलेंज है, ये इस वक्त जो आवाम को फेस करना पड़ रहा है महंगाई की सूरत में, इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त? क्योंकि स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी का शिकार है, डॉलर बेकाबू हो चुका है और उसके साथ साथ जो एक्सपेक्टेशन से सऊदी अरब से, यूएई से, चीन से फौरी इमदाद की, वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। तो इस वक्त जो हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है, से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में शकील रामे साहब भी होंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस वक्त इकोनॉमी क्या सूरत हाल है। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाजरीन हम बात करेंगे, क्या वाकई इमरान खान साहब इदारों पर हमले कर रहे हैं? क्योंकि तर्जुमान पाक फौज ने जो बयान सामने आया वो ये कह रहे हैं कि मुसल्लह फौज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। और वहां पर इमरान खान साहब ने मीर जाफर और मीर सादिक के बयान पर भी एक वजाहत भी दी है। कौमी असम्बली की बात करें तो कौमी असम्बली में वजीर आजम और वज़रा की इमरान खान साहब पर मजीद चढ़ाई सामने आई है। उसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, उन्होंने इसका भी इंदिया दिया है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने कौमी असम्बली में अमरीकी धमकी जो है, जो पूरा साजिश का मामला चला था, उसको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सहाफ़ी तजिया कराइच, और आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है माहिर मौशी अमूर शकील रामे साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आपने टाइम दिया। मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। बहुत एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन ना भी हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस नैरेटिव पर पीडीएम आई और हुकूमत बनाई और जिस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ, अवामी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद महंगाई में कोई कमी आएगी, जो तजुर्बाकार टीम का कहा जा रहा था वो शायद मौशी मामलात को बेहतर करेगी। तो क्या ये सिर्फ महज बातें थीं जिस तरह से तमाम गुज़िश्ता हुकूमतें करती आई हैं, या वाकई में कुछ रिजल्ट्स हमें कुछ टाइम में देखने को मिलेंगे, या कुछ वक्त देना चाहिए? देखिए, एक पहली बात तो यह है कि किसी भी टीम को वक्त देना चाहिए। जब पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं आई थी, लोग बात कर रहे थे, तो उस वक्त मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, आप उनको 2-3 साल देंगे तो फिर पता चलता है कि उसकी टीम क्या है और क्या नहीं है। अभी दूसरी बात आप कह रही हैं एक्सपेक्टेशन की और जो इनके वादे थे हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम एक पॉलिटिक्स को ना पॉलिटिकल स्लोगन्स बहुत लगा लेते हैं कि बस हम दिन नहीं रात होगा तो हम रात से दिन नहीं चढ़ेगा और हम दुनिया के डेवलप तरीन कंट्री होंगे। देखिए, जो माशियत होती है, जहाँ किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है, वो सालों साल की बात होती है। मैं आपको जस्ट मिसाल देता हूँ कि 2021 में चाइना ने ये बात की थी कि जनाब अभी वो मॉडरेटली डेवलप मुल्क हुआ है। आप पीछे देखिए, उनके 42 ईयर्स की उनकी पूरी रिफॉर्म्स की और दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है, फिर भी वो कहते हैं मॉडरेटली डेवलप है। हमारे यहाँ आता है, जो भी आता है स्लोगन लगाता है, जनाब मैं मुल्क की मैशियत को इस तरह कर दूंगा, उस तरह कर दूंगा। होता क्या फिर आप शॉर्ट टर्म और जो क्या कहते हैं कि यानी कि जिसको कहते हैं ना ऊपर की चीज़ें होती है, कॉस्मेटिक चीज़ें, उनके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। अब फिर आपने जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स होती हैं या फंडामेंटल चेंजेस होती है इकोनॉमी की, आप उस पर ध्यान नहीं, आप उसको टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। सोल्यूशन भी नहीं होता टेम्पररी, बस सिर्फ आई वाश होता है। मैं देख रहा कि अब हमने बात की थी कि एक बड़ी रेमिटेंसेस की, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला, अब उसमें हमने जो दे रहा पाकिस्तान जो कि इंटरेस्ट रेट था वो कितना है, मोर देन 6%। अब यूरोप और बहुत से ममालिक देखें, किसी में 0 है, किसी में 0.1.5 है। अब उन ममालिक में जो पाकिस्तानी थे जिन्होंने उन बैंक में पैसे रखे हुए थे, इस अकाउंट में शिफ्ट करना शुरू हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया जनाब हमें मोर देन 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। हमने यहाँ पर धूम मचा दी जनाब कि हमारा जो कि बहुत सारा रिमिटेंसेज है वो बड़ा बढ़ गया। देखिए, रिमिटेंसेज का डेफिनेट फैक्ट तब नजर आता है जब हमें मिडिल ईस्ट से आए, क्योंकि हमारा मेजर जो चंक है हमारा, ये क्या कहते हैं कि हमारी लेबर फोर्स का जो आउट ऑफ कंट्री गई हुई है, वो इस साइड पे है, जो कि पाकिस्तान रेगुलरली बेचती है। दूसरा जो साइड है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी कभार पाकिस्तान में भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने नेशनलिटी ले ली है, वहाँ सेटल हो गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिर हमने जब बात की यानी कि रिजर्व बढ़ाने की, तो हमने एक और हार्ड मनी को पाकिस्तान में आने दिया। इंटरेस्ट रेट को इतना हमने हाई रखा हुआ था पाकिस्तान में, वो एक यकदम लगा जनाब बड़ा पैसा आ गया, ये आ गया, एफडी है, वो एफडी नहीं होती, वो एक शॉर्ट टर्म है। जब आपको पैसा निकलना शुरू होता है, आपने देखा होगा पिछले कुछ 6-7 माह में वो पैसा निकलना हुआ शुरू हुआ पाकिस्तान से, हमें अपने फॉरेन रिजर्व के लाले पड़े हुए हैं।
बजाय इसके कि 3.5 साल में चीज़ें होती। देखिए इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने एक बड़ी फंडामेंटल चीज़ की थी, हम लोगों को बकरियां देंगे, हम मुर्गियां देंगे, हम ये करेंगे। ये वो चीज़ें हैं, किसी को आप कहते हैं कि आप काम पे लगाते हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, उनको काम पे लगा रहे हैं। जिस असास का प्रोग्राम है ये, वो इसमें मुफ्त में पैसे दे रहे हैं, बेगर्स बना रहे हैं लोगों को, ये आप उसको कह रहे हैं। उस वक्त हमने बात की थी, ये जो प्रोग्राम है मुर्गी पाल का या इस तरह की चीज़ों का, ये एक बेनिफिशियल है, ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। मुफ्त का पैसा ना दें, क्योंकि पैसा आप जब मुफ्त का दे रहे होते हैं, एक तरफ से आप कर्ज मांग रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कहते हैं मुफ्त का पैसा दे रहे हैं। ये तो मुझे कोई बात समझ नहीं आती। एक तरफ आपको पैसा नहीं है, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क भाग रहे हैं, जनाब कि हमें पैसे दो, हमें चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं लोगों को मुफ्त का पैसा दे रहे हैं। और मुफ्त के पैसे देने के बजाय अगर हम उसको वही स्ट्रेटेजी जो पीटीआई ने अपनाई थी आते हुए, उनको बकरियां देती, उनको कट्टे देती, उनको गाय भैंस, इस तरह की चीजें थी, या आप छोटे तबके को ऊपर इसका मजाक बनाया गया था, इसका मजाक बनाया गया और गवर्नमेंट ने भी छोड़ दिया। मजे की बात है, गवर्नमेंट ने भी छोड़ दिया, उन्होंने समझा बहुत हो गया, बात ठीक है, मजाक नहीं बनना, हमने ये करना है। अब जब तक दो चीजें बड़ी फंडामेंटल हैं, चीजें जो हमें देखनी पड़ेगी। नंबर एक, जब तक हम प्रोडक्शन सेक्टर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या कोई और सेक्टर हो, हमारी इकोनॉमी रिकवर नहीं हो सकती। ये बात आप लिख लें, कर्ज लेके या रिमिटेंसेस लेके कभी कोई मुल्क डेवलप नहीं हुआ। बिल्कुल, आपको अपनी इकोनॉमी के फंडामेंटल ठीक करने पड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो, हमें लोगों को काम करने की आदत डालनी होगी। बिल्कुल। अब जो प्रॉब्लम में आ रहा है, हमने लोगों को एक तो देखे ना, एक तो ये जिनका मुफ्त का पैसा देते हैं 12,000 रुपया महीने का, इस तरह का। एक वो है कि जो सिस्टम में बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम नहीं करते। लोगों को मेक श्योर करना है कि वो काम करें, ये ओनली हमारे पास वे आउट है, अदरवाइज आप जो मर्जी करते हैं। लोगों शकील को साहब, काम इस पे वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर जिस तरह कम होते जा रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान को अगले आने वाले तकरीबन 3 महीनों में 5 से 7 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। ये कहाँ से मिलने हैं? ये दोस्त ममालिक से मिलने थे, सऊदी अरब से मिलने थे, सऊदी अरब से या यूएई से मिलना था, या चीन से मिलना था। जो कमर्शियल लोन लिया हुआ था वो हमने मार्च में वापस किया, वो अप्रैल में हमें दोबारा वापस मिलना था, वो हमें नहीं मिला, क्योंकि जो आलमी बरादरी है वो ये कह रही है कि आईएमएफ के डिसिप्लिन के अंदर जब तक आप रहेंगे तब हम आपके देंगे ये जो कर्ज हैं या इमदाद है। तो आपको ये मामलात किधर जाते नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान को भी ज़रूरत है हंगामी बुनियादों पे तकरीबन ये 5-7 अरब डॉलर्स की, तो ये तो जो डॉलर है पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है और वो निकलता जा रहा है, तो डॉलर कहाँ जाता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जब से हमने इसको पैक किया, इसके साथ तो ये मार्केट रेट पे लेके आए हैं कि बेसिस पे, तो डॉलर ही ऊपर जाना था। क्योंकि आपने पहले जो कि पीएमएलएन की लास्ट गवर्नमेंट थी, उस पर आपने बड़ा स्प्रेस करके रखा हुआ था। ठीक है, मैनेज करते हैं, मगर उसको बिल्कुल स्प्रेस करके नहीं रखते, क्योंकि जब आप उसको स्प्रेस उसका ख़त्म होता है, फिर वो नोज डाइव जाता है। अब वही सिचुएशन हम पिछले 3-4 साल से हम उसको देख रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, हम कहाँ से करेंगे? अब देखें ना कि हमारा जो होना तो ये चाहिए, पिछले जो कि गवर्नमेंट पीएमएलएन का 1 ईयर या 1.5 ईयर लास्ट जो था उनका, और जो इस गवर्नमेंट के 3.5 साल हैं, इसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, हम अपने किक स्टार्ट कर सकते थे। सी पैक की सेकंड फेज़ में हम यानी कि जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी, एग्रीकल्चर कॉपरेशन होना था, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकते थे। अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके आते तो आपके रिसोर्सेज जनरेट होते हैं। जब रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको बाहर से मांगने की कम ज़रूरत पड़ती है। हमने क्या किया, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डिले करते गए। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2020-22 तक बनने चाहिए थे, वो भी 2024 में कोई तैयार होगा, कोई उसके बाद तैयार होगा, हमने मिस किया। अब जहाँ तक पैसे मांगने की चीज़ है, देखिए जब इंटरनेशनल कम्युनिटी काम करती है तो वो एक बड़ा सिनर्जी काम करती है, वो सिर्फ एक मुल्क के साथ नहीं होता, सबका होता है। अब उनमें ये एक तय था कि जब तक कोई फ्रेमवर्क में नहीं आएंगे तो हम एक्सटेंड नहीं करेंगे सपोर्ट, एक चीज़। अब जब हम आईएमएफ के साथ, तो हमने उसको क्या कहते हैं कि उसका प्रोग्राम को पूरा नहीं करते हैं, और उसका जब करते हैं तो हम इस तरह करते हैं, पूरी शराइत मान लेते हैं वर्स्ट किस्म की, और उसको पूरी नहीं कर पाते, फिर हमारे साथ प्रॉब्लम चलना शुरू होता है। अब फिर वही हुआ है हमारे पास। एक चीज़ आप मद्देनजर रखें, अगर आपने कर्ज लेना तो आईएमएफ की माननी पड़ेगी। अगर आपने आईएमएफ की मानी, रेस्ट एश्योर कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क अभी तक मैंने तो नहीं देखा कम से कम। अच्छा, डॉक्टर अशफाक हसन साहब जब भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो ये कहते हैं कि आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक मरतबा आप आंखें दिखा दें, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बहुत सारे माहिरीन मुआशियात ये समझते हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम अगर ये नाकाम हो जाता है, आप नहीं जाते, उस डिसिप्लिन में नहीं आते, तो जिस तरह भी देख लें सऊदी अरब और यूएई जिन पर बहुत ज़्यादा हम इन्हसार करके बैठे हुए थे, वहाँ से कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं है। वो कह रहे हैं आईएमएफ के डिसिप्लिन में जाएंगे तब वहाँ से कोई इमदाद मिलेगी। देखिए, कह देना जो है ना कि आईएमएफ के पास, उसको इनकार कर दें,
ठीक है, दुनिया में एक थ्योरी चलती है मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसमें हम नोट को पब्लिश करते हैं और उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मगर ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ की निशानी होती है। अगर हमने उनसे पैसे भी मांगने हैं और दोस्त ममालिक ने भी यही कहना है जनाब के पैसे दोगे, IMF की अप्रूवल आएगी, उस पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब वो 1 बिलियन है, हमें तो 5 बिलियन चाहिए, वो तो हमें दोस्तों ने देने हैं। उस डिसिप्लिन को फॉलो करने की बात है। अब बात यह है कि जब आपके पास वो किटी ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये जो बहुत चॉइस नहीं है, जो मैं पहले भी बात की थी, IMF के साथ रहते हुए हम कभी भी अपने डेवलपमेंट के पाथ पे नहीं चल सकते, उसको आपने ब्रेक करना उस साइकिल को, मगर टाइम बीइंग के लिए आप उसका अक्लमंदी के साथ चलना है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए जो भी चाहे मैं जो रिफॉर्म चाहिए जो हम उनसे कर सकते हैं, देखें ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म है, हम नॉन डेवलपमेंट हम एक्सपेंडिचर्स को ख़त्म करें, हम जो करने वाली बात है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए हर गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है या दूसरे गवर्नमेंट के हैं, इनकी गाड़ियां देखें कितनी कितनी हैं, घर कितने बड़े बड़े हैं, इनको फ्यूल जो है देखें, मज़े की बात देखें, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर उनको लीटर में फ्यूल दिया जाता है, उनको पैसे नहीं दिए जाते, चाहे पैसे 200 रुपया लीटर हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका अगर 50 लीटर है वो 50 लीटर ही रहना है। अब इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है और IMF के साथ डायरेक्ट बात की गई। देखें हमारा जो डेवलपमेंट यहाँ हमारा बिल्कुल जो लो तबका है जिसको हमने बचाना है, उसके लिए हमें ज़रूरत है। अब हम फ्यूल सब्सिडीज़ की जब बात करते हैं, अब इसको हमने टारगेटेड सब्सिडी बनाने की ज़रूरत है हमें। अगर हमने सब क्या कहते हैं, हमने अभी मेजर जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपने जो फ्यूल की प्राइस है वो बहुत लो रखी हुई है। दुनिया में फ्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम उस पर एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं। यहाँ पर जो हम पहले भी अदील बात कर रहे थे, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर पॉपुलिज्म की जो है कि जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स होती है, मुल्क की पॉलिटिक्स नहीं हो पा रही। हमें ये देखते हैं हम किस वजह में वोट मिलेगा, हमारी दो शॉर्ट टर्म में वाह हो जाएगी, हम वो करने की कोशिश करते हैं। यहीं से कनेक्ट करूंगी रामे साहब, अभी बहुत सारा डिस्कशन भी चल रही है इस टॉपिक पर कि 5 डेज काम करना है, 6 डेज काम करना है। हुकूमत ने कहा है कि हम 6 डेज काम करेंगे, जबकि हसन इशफाक साहब भी ये कह रहे हैं वो कि अगर आपने 5 दिन काम करना है, 6 दिन काम करना है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 6 दिन काम करेंगे तो उल्टा आपने वसाइल ज़ाया करने हैं। सो इज़ इट ट्रू कि अगर हम मैक्सिमम डेज काम करेंगे तो हमारे वसाइल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे? देखिए बात यह है कि या तो 6 दिन आपने ऑफिस बुलाना है या काम करवाना है। अगर तो काम कर रहे हैं लोग तो पूरा वीक भी हो तो कोई बात नहीं। जर्मन कहावत है जब आप पे मुश्किल वक्त तो आप मज़ीद मेहनत करें, इसको समझने की ज़रूरत है। जब आप मुश्किल वक्त आए अब मेहनत करना बढ़ा दें। अब ये अगर मेहनत करें, अब ये अगर ऑफिस आके सिर्फ हमने आते ही यानी कि विंडो AC चला के बैठ जाना है, हमने आके जान के सिर्फ वहाँ बैठ के सिर्फ गप्पे लगा घर चल जाना है, फिर तो मेरा घर से वर्क फ्रॉम होम ही करते वो ज़रा बेहतर रहेगा, तो कम से कम वो एक्सपेंसेस तो बचेंगे। वेस्ट में बहुत ज़्यादा हो गया ये कोविड की सिचुएशन के बाद, काफ़ी ज़्यादा क्या। लेकिन रामेश साहब ये बताएं, इस वक्त जो अशियाई ज़रूरियाँ हैं, अशियाई खुर्दनोश हैं, आटे की अगर हम बात कर लें, हम पोल्ट्री की बात कर लें, गोश्त की बात कर लें, दालों की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, अब नई हुकूमत तो बहुत सारी जिम्मेदारी माजी की हुकूमत पर डाल रही है, लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जिनको माजी की हुकूमत से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें गवर्नेंस से जुड़ी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट से जुड़ी हैं। ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर ही इन चीज़ों का बहरान पैदा हो गया, और इसमें भी अब माजी की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां कर रही हैं, लेकिन किस सवाम रहे हैं। देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है, जो मैंने पहले बात की थी, पॉलिटिक्स। अब ये हमने पिछले इस गवर्नमेंट अगर 10 साल भी रहना, इसने नहीं रोकते रहना कि पिछली गवर्नमेंट ये कर गई, पिछली गवर्नमेंट ये कर गई। अब ये बात नहीं समझ पा रहे जो हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके आप बेहतर नहीं हो सकते, आप डिलीवर करके बेहतर हो सकते हैं। अगर उन्होंने बुरा किया है लेट इट गो और लोगों को डिसाइड करने दें, आप डिलीवर करें, आप बेटर तरीके से आएँ। एक चीज़, दूसरा आपने कहा कि जो अभी गवर्नेंस का इशू है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें अभी जो पंजाब में जो सर्कस, पॉलिटिकल सर्कस चला है एक पूरा महीने से ज़्यादा, तो किसी को पता ही नहीं था गवर्नमेंट कौन है। अब जब उसमें जो कि हमारा जो होर्डिंग के थे लोग या इस तरह के लोग, अभी भी काबीना नहीं है, अभी भी काबीना नहीं है, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल सर्कस जारी है अभी भी। फेडरल पे देख लें क्या बना। अब इस पूरा वैक्यूम क्रिएट हो गया, और उस वैक्यूम में जो होर्डिंग वाले थे, यहाँ जो कि जो मुनाफाखोर थे, उन्होंने अपना काम करना, अपना काम दिखाया। अब ऑन टॉप ऑफ दैट मज़े की बात ये हो रही है अदील, हमारा जो कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो मेजर डोनर हैं वो वही होल्डर्स हैं। किसी को उठा के देख लें आप, उन्हीं से चंदा लेते हैं, उन्हीं से जहाज लेते हैं। तमाम सियासी जमातों का ये तमाम सियासी जमातों का हाल है। अब देखिए हर किसी अपने फाइनेंसर रखे हैं। रामे साहब के तजुर्बाकार टीम है, पहले एक्सपीरियंस है, सो बेहतर तरीके से चीज़ों को कैटर भी करेंगे और आगे प्रोसीड भी करेंगे। पहली हुकूमत में बार बार यही इल्ज़ाम लेता था कि वो ना तजुर्बाकार टीम है, उनको पता नहीं है क्या करना है।
इस टीम को पता है, पहले एक्सपीरियंस करके जा चुके हैं और इस बार तो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस इकट्ठे हो चुके हैं और वो आगे चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो क्या अब एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हमें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए, अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो ये है कि हाँ, बहुत सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा होकर डिलीवर, मगर एक कहावत है कि बहुत सारे कुक जो होते हैं वो मुर्गी खराब स्पॉइल द डिश, अब वो भी कर देते होते हैं। अब ये बात है, मगर बात फिर मैं वही करूँगा, पंजाब हमारी फूड बास्केट है। अब वहाँ से यानी कि गंदम देख ले या दूसरे जो कि सीरियल्स देख ले, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से चलाते, वही अभी तक अपनी यानी कि गवर्नेंस को ऊपर नहीं आ सका, क्योंकि वहाँ पर अभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है। अभी उस कैबिनेट ही नहीं है तो डिसीजन कैसे होंगे? वो तो वैसे हैं जिसकी मर्जी जो करता रहे। अब इसका जो एक्सपीरियंस की दूसरी बात आपने की, आप देखें एक गाड़ी है, उसके इंजन को आप ख़राब करके दे दें, जितना मर्जी माहिर ड्राइवर हो वो उसको नहीं चला सकता, नहीं कर सकेगा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खराब करके देगी? मैं किसी को एक को नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ। जो पिछला हमारा है ना, यानी कि सारा सिस्टम है, कर्जा किसने चढ़ाया हम पे? पीपल्स पार्टी, PMLN, और उसको बैड किसने किया? PTI ने। अब अगर आप एक को सिंगल आउट करें ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें इस प्रॉब्लम में लगे हुए हैं, हमने बुरा किसको कहना है? हम इसमें नहीं लगे हुए कि हमने देखना है कि हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है, हमें अब आगे कैसे चलना, सोल्यूशन कैसे चलना है। अगर इसी गवर्नमेंट को भी यही एडवाइस है, हमारी पिछली गवर्नमेंट को यही एडवाइस होती थी, अब आप परफॉर्म करें, लोग खुद पिछली गवर्नमेंट को बुरा कह लेंगे अगर आपने डिलीवर कर दिया। अगर आपने डिलीवर नहीं किया और आपने सिर्फ बुरा बुरा कहने पे ध्यान रखना है, यानी कि डिलीवर करना इस वक्त इस हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अदिल, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक्सपेक्टेशन से भी शकील रामे साहब ने भी कहा कि हमें इस वक्त पैसों की ज़रूरत है और IMF से ज़्यादा हमें इस वक्त दोस्त ममालिक से पैसों की ज़रूरत है। और जो नई हुकूमत आई है इसकी एक्सपेक्टेशंस भी थी कि सऊदी अरब या आपको चीन या अपने दोस्त ममालिक से एक मुआशी पैकेज, एक कर्जा या एक सपोर्ट के लिए कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे, बट वो अभी तक मुआशी पैकेज हमें नहीं मिल सका। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, चीज़ें कैसे चलेंगी, ये हमें मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? लेकिन जब नई हुकूमत आई थी ना, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कम अज़ कम अमेरिका की जानिब से कोई ऐसा जेस्चर आएगा और ताल्लुकात की कोई बहाली, जो कि इमरान खान दौर में आखिर में आके ख़ास तौर पे और जो बाइडन के दौर में आके जो डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसमें कोई बेहतरी आएगी। और ये तवक्को की जा रही थी कि जी IMF की जानिब से शायद कोई ऐसी जो कोई पॉजिटिव या ग्रीन सिग्नल वहाँ से आ जाए। और जिस तरह पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम बढ़ाने की भी और इसमें इजाफे की भी तकरीबन $2 अरब इजाफे की भी इस्तदा की थी, लेकिन इस वक्त आलम यह है कि IMF अपना वफ्द भी उस सूरत में भेजने के लिए तैयार है। अगरचे 18 मई को मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली शर्त क्या है? तेल महंगा करें। अब जब ये गैर मकबूल फैसले होंगे, वो करना तो पड़ना ही है। अब बेशक ये अगले 10-15 दिन में करें, जैसे तैसे करना तो है, इसके बगैर तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जितनी बढ़ चुकी हैं आलमी मंडी में से, ज़ाहिर आप बाहर से ये खरीदते हैं, तो आप वैसे ही कर्जों पे चला रहे हैं मईशत, तो आप कब तक आखिर ये सब्सिडी देते रहेंगे? जिस तरह रामे साहब ने कहा कि ये टारगेटेड सब्सिडी देनी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है IMF इस पर भी नहीं मानेगा, ये खत्म करनी पड़ेगी ये सब्सिडी, और बिजली पर भी खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत अमेरिका के साथ ख़ास तौर पे इंगेज होने के लिए, इंगेज करने के लिए अब बहुत सारी डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में आएंगी। उसकी वजह यह है कि अगर IMF इस तरह ही आंखें दिखाता रहा और इस तरह अपनी शराइत सामने रखता रहा और दोस्त ममालिक ने ये शर्त रख दी कि उस IMF के डिसिप्लिन में जाए बगैर आपकी इमदाद नहीं करेंगे, तो मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जाएगी। और ये जो डॉलर है, इसकी उड़ान ये बड़ी ही तशवीशनाक है। और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देख लें, आज भी 1500-1600 पॉइंट जो है वो स्टॉक मार्केट नीचे गिरी। तो महंगाई अलग से है, तो मौजूदा हुकूमत को तो आते ही मुआशी चैलेंज ने जकड़ लिया है। और इस वक्त एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान एक ताकतवर अपोजिशन के तौर पर सड़कों पर हैं, जलसे कर रहे हैं, ऐसे में आते ही ये मुआशी सूरत हो जाना और आलमी मार्केट पर लड़ कोई नहीं रहा। दिल टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त एक साजिश का तस्करा चल रहा है, तुम चोर हो इसका तस्करा चल रहा है। महंगाई की बात अभी भी कोई नहीं कर रहा है। शकील साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अभी अदील ने बात की कि हमें एक एक्सपेक्टेशन थी इस हुकूमत को, खास करके अमेरिका की तरफ शायद एक सपोर्ट आए, बट वो उस तरह से नहीं मिल सकी और उस तरह चीज़ें नहीं रेगुलेट हो सकी। तो क्या हमें वाकई में अपनी इस मौशी पॉलिसी को रन करने के लिए, अपनी इस मुल्क की मईशत को रन करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत है? देखें, जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है IMF में और वर्ल्ड बैंक में,
उसके लिए आपको 85 पॉइंट में ना 0.5% सॉरी 85% वोट चाहिए होते हैं, और इस वक्त जो अमेरिका के पास IMF में वोट है 15.6% है। इसका मतलब पूरी दुनिया एक साइड पे हो जाए, अगर वो उसको वीटो कर दे तो वो डिसीजन नहीं हो सकता। ये बड़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं अगर आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह वर्ल्ड बैंक में है, अब इनके बगैर जो दूसरे मालिक नहीं देते। अब ये देख लें कि जब तक ये चीज़ें उसमें एक्चुअली अमेरिका के पास वीटो पावर है IMF में, वो किसी को चीज़ को वीटो कर सकता है अगर वो उसको समझता है कि उसके मुताबिक नहीं हो रही। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक IMF के नीचे हैं आप समझे अमेरिका को आपने वो कबूल करना पड़ता है। और इसका जो काउंटर होता था उसका ये था कि हमने जो अपने टाइम में हमने बाई किया हुआ था पिछले 4-5 साल का, उसमें हम अपने रिसोर्सेज जनरेट कर लेते। अनफॉर्चुनेटली हमें काम करने की आदत नहीं है, हमें मांग के खाने की आदत हुई है। हम जो भी देख लें, हम सेलिब्रेट ये करते हैं जनाब, पिछले कोई 10 साल से मैं तो ये देखता हूँ जो भी गवर्नमेंट में होता है वो जी वो खुशी मना रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, हमें कर्ज मिल गया। खुदा का नाम लें, ये तो आप ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे आपकी ट्रेड बढ़ गई है या आपको कुछ और चीज़ बढ़ गई है। कर्ज बढ़ना कोई खुशी की बात नहीं है। इसलिए अगर तो आपने IMF की लेनी है क्लियरेंस, उसके लिए आपको अमेरिका के साथ वर्किंग रिलेशन बनाने पड़ेंगे। वर्किंग रिलेशन डजंट मीन कि आप उनके आगे झुकते जाएं। मगर एक चीज़ मैं आपको एक दो मिसालें देना चाहूँगा कि IMF सोल्यूशन किस तरह नहीं है। 1980 में जो था ये ब्राज़ील, इसने इनका ना कर्ज वापस करना शुरू किया। उस वक्त उसके 72 बिलियन उसका कर्ज था मेरा ख्याल कहता, वो एग्जैक्ट फिगर भूल रहा हूँ मैं। उसने नेक्स्ट 18 ईयर्स में $146 बिलियन उसने वापस किया टिल 1998। और जब 1998 में जब उनके तमाम प्रोग्राम कैलकुलेट हो गए तो उनका जो कर्ज था वो $232 बिलियन था। तो ये कुछ सोल्यूशन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी मजबूरी है। पर मजबूरी से निकलने के लिए आपको वो विंडो तलाश करने की ज़रूरत है जहाँ से आप कर सकते हो। अब देखिए हम चाइना से लर्न कर सकते हैं। चाइना की इकॉनमी है बड़ी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए 1978 से ऑनवर्ड जो अमेरिका और वेस्ट चाइना को इतनी बातें करता था, चाइना ने कोई नारा नहीं लगाया, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की। हम क्या करते हैं, हम हर जगह खड़े नारा लगा देते हैं, हम हर दूसरे मुल्क को कहते हैं हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम ये है वो। काम जो करना है स्ट्रैटेजी की भी जरूरत है, बेसिक अक्लमंदी की। आप काम करें, चुप करके करते जाएं। जब आप काम कर लेंगे आप ताकतवर हो जाएंगे, किसी को आपको धमकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को पता होगा भाई साहब इसमें मैं और अदील है, अदील की माशाल्लाह सेहत ठीक ठाक है और मैं इसको धमकी नहीं लगा सकता कि मैं तुम्हारी ये करूंगा। तो इस तरह हमें तगड़े होने की पहले जरूरत है। एंड फजूल में धमकी लगाने की भी जरूरत भी नहीं होती है। शकील साहब, आपको एक स्ट्रैटेजी से चीज़ों को बिल्ड करना होता है। बहुत शुक्रिया, आज आपने स्पेशल प्रोग्राम को टाइम दिया। नाजरीन, अब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक हम बात करेंगे इस वक्त जो एक जंग चली हुई है साजिश की, मुदाखलत की, इदारों पर हमलों की, उस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त बहुत डिस्कशन चल रही है साजिश के ऊपर, मुदाखलत के ऊपर, और एक इल्ज़ाम भी चल रहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त इदारों पर हमले कर रहे हैं। दिल, मैं आपकी तरफ आऊँगी, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्योंकि तर्जुमान पाक फ़ौज का बयान सामने आया, वो ये कहते हैं कि मुसल्लह फ़ौज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। ये बयान देने की क्यों ज़रूरत पेश आई? देखें, एक तो अभी आप कल अगर चलवा दें जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, और आज भी इमरान खान साहब ने फिर हम नाज़रीन को सुनवा हम नाज़रीन को सुना देते हैं आज इमरान खान साहब ने क्या बयान दिया। नाज़रीन पहले ये सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। अभी उस पर शॉर्ट रेडी हो रहा है दिल, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो तमाम चीज़ें चल रही हैं साजिश की या मुदाखलत की, या ये हो रहा है वो हो रहा है, इसका कसूर है, आप क्या समझते हैं? ये बयान देने की ज़रूरत, और ये तो वही चीज़ें हिस्ट्री रिपीट हो रही है जिसमें इमरान खान साहब पहले मना किया करते थे कि ये नहीं करना। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, जो सियासी जमात सिस्टम से आउट होती है, वक्ती तौर पर इलेक्शन हारती है, कोई भी सियासी जमात हो, किसी ने भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जो कौमी असम्बली में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, आज जो ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में खड़े होकर बात कर रहे थे, और वो इमरान खान पे कह रहे थे जी ये इदारों पे हमले कर रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब के तो अपने कौमी असम्बली में खड़े होकर जो इजहार ख्याल जिस तरह से वो करते रहे हैं, वो ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं, वो जावेद लतीफ़ साहब जिस तरह से, और साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब, वो जिस तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर बात करते रहे, कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। फिर मरियम नवाज साहिबा,
ये तो अब 1-2 दिन पहले की बात है, उन्होंने भी एक फौज के हवाले से जो बात की, तो ये हर बंदा अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी नाकामियां कोताहियां अपने या सियासी मफादात उसकी वजह से इदारों को बीच में लाने की कोशिश करता है, जो बड़ा बदकिस्मती है। पाकिस्तान में एक ही तो इदारा है जो काम कर रहा है और जो दुश्मन की आंखों में जो चुभता है, और उस इदारे को सब लोग जो हैं वो सियासत में लाना चाह रहे हैं। उस पे पहले ये कहते थे, तो बहुत सारे सवाल भी उठेंगे। पहले ये कहा जाता था जी कि अब तक तो यही कहा जाता रहा ना कि इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही हो, लेकिन इस वक्त तक तो यही डिसीजन है कि इदारे सियासत से दूर हो चुके हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये मामला इसमें शिद्दत तब आई जब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जब एक पब्लिक गैदरिंग से वो खिताब कर रहे थे एबटाबाद में, और वहाँ पर उन्होंने जब बात की और उसके बाद पाक फ़ौज का इस पर रद्द अमल भी आया। अगरचे पाक फ़ौज ने ये नहीं कहा इसमें कि उनका इशारा किस तरफ है, लेकिन ये वाज़े है कि ये सिचुएशन क्या थी। लेकिन आज इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया। इमरान खान साहब ने नाम नहीं लिया था, इमरान खान साहब ने आज उन्होंने वाज़े कर दिया। और कल का जो जलसा होगा, कल जो जेलम में जलसा करने जा रहे हैं इमरान खान, उसमें मेरा ख्याल है मजीद चीजें वाज़े वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब सुन लो, तुमको जेहलम के जलसे में मजीद भी ऐसी बातें हैं जो खोलूंगा या जवाब दूंगा। सो वो क्या कह रहे थे पहले नाज़रीन आप सुन ले, फिर इस पर बात करते हैं। प्रॉपर्टीज इनकी सारे लंदन में लोग बताते हैं किधर किधर प्रॉपर्टीज है और ऑफशोर अकाउंट्स है, और एक जवाब नहीं देते कि पैसा आया किधर से। और मुल्क में आते हैं लूटने के लिए। ये हैं गद्दार इस मुल्क के, ये हैं मीर जाफर और मीर सादिक। और ये आज शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठा है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहते जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा वह सही माने में कि मैं कितनी तौहीन की और तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक हो इस मुल्क के। जी वेलकम। इसी पर बात करने के लिए नाजरीन हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के थ्रू लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, इस वक्त जो हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जो आपकी जमात अमूमन जिस तरह से इदारों पर हमले किया करती थी, आज वो जो पहले हुकूमत में थी अब वो अपोजिशन में, वो भी वही सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है। सर क्या कहेंगे, ये इस वक्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, अदारों के ऊपर हमले कभी भी हो तो वो काबिल मजम्मत होते हैं, लेकिन आप जो हमारी जमात का हवाला दे रही हैं, तो उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने या हमारी जमात का मौक़िफ़ था वो ये था कि हमें आइन की हदूद में रह के सारों को अपना अपना काम करना चाहिए। हमारी जमात की डिमांड सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जी आपको अपने अपने दायरे में रह के आइन की पासदारी करनी चाहिए। वो ये कह रहे थे, वो किसी को मीर जाफर या सादक या ये नहीं कह रहे थे। आज जो इमरान खान साहब कह रहे हैं और वो समझते हैं कि लोग बिल्कुल पागल हैं जिनको समझ नहीं है, कि आप ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स देते हैं और कहते हैं वो सिपा सालार था और उसने ऐसे किया वो किया, तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमें अपनी जमातों से ऊपर उठ के अपने मुल्क का पहले सोचना है। हमें अफवाज पाकिस्तान हमारे दिल से अजीज है, ये हमारी कौम की खोक से जन्म लिया है। ये फौज किसी एक सूबे की नहीं है, ये मुल्क की फौज है। इसमें आज बलूचिस्तान से भी 25-30 हज़ार लोग हैं, सिंध से 80 हज़ार हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा से अबाउट 83,000 हमारे सोल्जर्स हैं, पंजाब से इनकी आबादी के हिसाब से जो बनता है वो है। तो ये एक नेशनल आर्मी है, खुदा के लिए इसको स्पेयर करो। तो इमरान खान साहब को कोई समझ नहीं होती वो क्या कह रहे हैं, और जब वो किसी इफेक्ट के नीचे होते हैं तो वो जो जबान पे आता है कह रहते हैं। देखें, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। आपकी टर्म के मौजूदा टर्म का लास्ट ईयर है और ये इलेक्शन ईयर है, और इसके ऊपर आपको सब्र करना चाहिए। जितने आप एप्लीकेबल थे और थे जब आप हुकूमत में कर रहे थे, इतनी जो है वो रेलेवेंट ये हुकूमत है। चूंकि अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बदला है, टर्म तो वही है, तो आप इनको काम करने दें और ये ना कहें कि हम हमला करेंगे और खून नहीं होगा और ये करेंगे और वो करेंगे। आप कल देखें, कल को नया यू टर्न ले लेंगे वो,
और इनको गालियां देंगे उन लोगों को जो इनके इक़्तिदार के रास्ते के रोड़े हैं। तो आई थिंक खुदा के लिए कौमी सतह के लीडर्स जो है उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हर रोज अपना पैंतरा बदले और अपनी जो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक खा मुल्क को नुकसान हो, अदारों को नुकसान हो, आइन को रौंदा जाए या किसी किस्म की भी मुल्क के अंदर एक खाना जंगी और एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट तैयार की जाए, ये कभी भी अच्छी नहीं है। जनरल साहब, आज इमरान खान साहब ने इस पे वैसे वजाहत करने की कोशिश की है, अगरचे उन्होंने तोपों का रुख आपकी तरफ मोड़ दिया कि कहने का मकसद जो था वो नवाज शरीफ साहब थे, तो आप समझते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए? या देखिए, मैं बाखुदा मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने एक अच्छी करिश्मेटिक पर्सनालिटी दी हुई है। वो एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं, उनकी एक रेपुटेशन थी। वो जो सियासत में आए तो फिर भी कोई बात नहीं, वो एक चाय से हर शायरी का, लेकिन वो प्री मेच्योरली एंटर होने के लिए उन्होंने बहुत कंप्रोमाइजेस किए और उस वक्त आपने बिल्कुल असूल हर को तोड़ा और कंधों पे हाथ लगा लगा के बताया कि वो आने वाले हैं, वो है, बहुत कुछ हुआ। और फिर वो जब आ गए फिर भी मेजॉरिटी नहीं थी, फिर आजाद मिले फिर भी मेजॉरिटी नहीं थी, फिर इत्तेहादियों को मिलाया गया और उनको भी वो काबू नहीं कर सके और अपने मेंबर भी टूटने शुरू हो गए। तो देन ही शुड रिकंसाइल कि देयर इज समथिंग रॉन्ग जैन विद साहब, हिम। चूंकि अभी आपकी हुकूमत भी है और आपकी जमात जो है वो हुकूमत में है, तो क्या समझते हैं आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? आपने इस तमाम अमल को रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? क्योंकि अभी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी इस्लामाबाद का भी रुख करें कुछ ही दिनों में और वो कह रहे हैं कि 20 लाख लोगों का जलसा लेकर वो यहाँ पर आएंगे, तो इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है आपकी हुकूमत की? देखिए, पहली बात तो ये है कि जलसा जुलूस या ये धरना वरना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सब पार्टीज का, तो वो तो मेरे ख्याल में उसमें तो कोई हर्ज नहीं होगी। लेकिन ये जो इनके मंसूबे हैं ना, लास्ट टाइम भी ये करते कराते रेड जोन में दाखिल हो गए थे 2014 में, और इन्होंने सारे वादे किए और फिर इन्होंने पीटीवी पे हमला किया, कैमरे तोड़े, फिर ये आगे जाए और एसएसपी को पकड़ के डंडे मार मार के उसको हलाक करने की कोशिश की, पार्लियामेंट का घेराव भी किया, सुप्रीम कोर्ट भी तकरीबन पिछले दरवाजों से जजेस आते थे। तो ये वही है ना, तो अगर आके इन्होंने कोई पैंतरा बदला तो इसका फिर कानून उनको ये इजाजत तो नहीं देगा। तो ये अभी इन गलतफहमी में है। देखिए, उस वक्त 2014 में इमरान खान वाज नॉट टेस्टेड एंड ट्राइड एंड देयर वाज ए डाउट कि भाई शायद ये आ जाएगा तो पता नहीं दूध की नहरें निकलेंगी। अमरीकी साजिश के हवाले से या मुदाखलत के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कौमी असम्बली में। पहले आपको सुनवा देते हैं नाजरीन कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, फिर हम आगे इस पे बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त, और मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूँ विद फुलेस्ट रिस्पांसिबिलिटी एट माय कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया? ये अल्फाज उस सफीर के हैं जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा था। जी जनरल साहब, क्या मौक़िफ़ है इस पर आपका? क्या वाकई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आपकी पार्टी ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये धमकी आमेज खत आया था, साजिश हुई थी? देखिए, वो ये अभी प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि ये जो टेलीग्राम थी, देखिए ना, खत तो था नहीं, खत तो तब होता कि अगर अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से साइन होके जिसका इंप्रेशन इमरान खान ने देने की कोशिश की, जब उन्होंने लहराया तो हम सब शडर हो गए कि यार ये इस तरह भी होता है कि डायरेक्टली कोई मुल्क हमारे मुल्क को, और उस पे शहबाज शरीफ साहब ने बयान उस वक्त दिया था कि अगर इस तरह की कोई धमकी या कोई लेटर आया है तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं। और मेरे ख्याल है कोई गद्दार ही होता जो ना पीछे खड़ा होता, लेकिन पता ये चला कि ये रूटीन की टेलीग्राम है जो हर एम्बेसडर, हर हाई कमिश्नर हर रोज उधर से इधर आते हैं, यहाँ जो इधर बैठे हैं ये अपने मुल्कों को भेजते हैं। और उसके ऊपर फिर उस हमारे एम्बेसडर अमेरिका वाले ने कहा कि ये ठीक बात है कि वो हमारी उसके साथ बातचीत हुई और उसने ये कहा कि धमकी आमेज में ये वो, लेकिन ये कि उसमें गद्दारी या कंस्पिरेसी का एक आंसर नहीं था। तो दैट इज व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग, और दैट इज व्हाई देन फॉरेन ऑफिस रिएक्टेड
और उनको कहा जी कि आपने ये गुफ्तगू की है, ये नाजेबा थी। और हम कभी अमेरिका को उस तरीके से हमेशा उन्होंने हमें डसा है, एट एवरी स्टेप उन्होंने हमें चीट किया। प्रेसलर अमेंडमेंट, साइमंगटन अमेंडमेंट, ग्लेन अमेंडमेंट, आप देखिए आगे पीछे हमारे F-16 रोक के रखे। आइंदा कोई उम्मीद नहीं है कि वो ये करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक सुपर पावर से अननेसेसरीली सींग अड़ा के बैठ जाए, जहां आपकी एक्सपोर्ट भी है, सब कुछ है। आपकी जो धमकी तो आई थी ना, धमकी आई, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट किया कि धमकी आई है, तो इस पे तो इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए था आपको। या देखिए, मकसद ये है कि अगर वो इस तरह की उसके अंदर थी जो लिखा गया, तो उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने उनको जवाब दे दिया अपने तौर के ऊपर कि अब उनको लिखना चाहिए कि आपके इस ऑफिशियल ने हमारे एम्बेसडर से मिलके ये बात की, और जो नोट टेकर था उसने ये लिखा। और उसके ऊपर अमेरिका की रिस्पांस ये थी कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कंस्पिरेसी या धमकी। पाकिस्तान हमारे बड़ा करीबी मुल्क है, पिवटल मुल्क है, एंड वी रिस्पेक्ट यू एंड योर कंट्री। तो यही कुछ हो सकता है ना। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ब्रेक का टाइम के बाद इसी के ऊपर अदील से नैरेटिव लेंगे, क्योंकि अभी तो उनका अपना मौक़िफ़ आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। सो इस पर अगर एनालिसिस करें तो क्या वाकई में ये धमकी है, नहीं है, साजिश है, नहीं है, क्योंकि अभी तक पिछले 3-4 महीनों से इसी पर बात हो रही है। इस पर ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मुस्लिम नून के रहनुमा थे, उनसे हमने पूछा, वो यही कह रहे हैं कि धमकी आमेज खत तो आया था, लेकिन साजिश या मुदाखलत एक और चीज़ है, एक नेक्स्ट लेवल है। अदील, क्या समझते हैं, क्या ये धमकी आमेज खत एक डिफरेंट चीज़ होती है और साजिश करना, मुदाखलत करना ये एक मुख्तलिफ चीज़ है? देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब ने आज जो कहा जी कि उसमें एम्बेसडर ने ये कहा कि धमकी आमेज़ ज़ुबान उसमें इस्तेमाल की गई। पहले तो ये कहा जाता था जी ख़त ही नहीं है, फिर कहा गया जी ख़त है, फिर कहा जी कि फिर साजिश और जो मुदाखलत वाली जो बहस शुरू हो गई। देखें, असल बात ये है कि ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हुई कि वहाँ से ये मैसेज आया, कन्वे हुआ, हमारे सफ़ीर के ज़रिए आया। ये जाल साजी नहीं थी, ये तो तस्लीम कर लिया, PMLN ने, इनकी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। लेकिन अब इस बुनियाद पर ये मामलात जिस नहज पे ले जाए जा रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अब मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में जिस अंदाज में एबटाबाद के जलसे में कुछ चीज़ें कही गई, वो मेरा ख्याल है कल JLM के जलसे में उस तरह से नज़र नहीं आएंगी, और जो तोपों का रुख होगा ज़्यादा वो नून लीग की जानिब ही होगा। क्योंकि देखें, कोई भी सियासी जमात जो है ना, वो इस नैरेटिव के साथ उसके लिए पाकिस्तान की सियासत में चलना मुश्किल हो जाता है। नून लीग का अपना हाल देख लें, क्या मियां नवाज शरीफ ने जो ये बयानिया बनाने की कोशिश की, तो अपने बहुत से लोग जो थे वो उस वक्त ये जमात छोड़ने पे तैयार हो गए थे कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ आप पाकिस्तान की सियासत में आगे नहीं जा सकते। पाकिस्तान में लोगों का एक मोहब्बत है जो इदारों के साथ, तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा देर तक जो है ना, आप इसको लेकर नहीं चल सकते, ये नुकसानदेही होती है। तो उसमें मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने को भी ये अंदाज़ा है, और इमरान खान साहब ने आज बड़ा अच्छा किया, वाजे कर दिया। और आने वाले दिनों में जो लोग ये चाह रहे थे कि जलती पर तेल का काम करना चाह रहे थे, और जो जानबूझकर इस मामले को उभारने की कोशिश कर रहे थे, मजीद इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इसमें कमी देना था। दिल, आप में समझते को मैसेज आ गया इमरान खान की तरफ से? इमरान खान साहब को शायद मैसेज आ गया हो कि उन्होंने जो मैसेज देना था। देखें, इमरान खान चाहते हैं इस वक्त अर्ली इलेक्शन। इससे पहले हमने प्रोग्राम में बात की थी कि हुकूमत ने तो ये तय कर लिया था कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। हम इसलिए तो हुकूमत में नहीं आए, वो ये कहते हैं कि जी हमने 3-4 महीने के लिए आना था और ये बदनामी अपने सर लेनी थी। लेकिन इस वक्त जो इकनॉमिक सिचुएशन बन गई है, ये मजबूर कर रही है। और इसहाक डार साहब ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में 2022 में की उन्होंने बात की है। उसकी रीज़न ये है कि जो सरप्राइज़ मिला है नई आने वाली हुकूमत को, वो IMF से
और जो दोस्त ममालिक ने IMF डिसिप्लिन में रहने की शर्त आयद की है, जब आपने IMF डिसिप्लिन में रहना है तो गैर मकबूल फैसले करने हैं। वो फिर आप चाहे साल रहें, 1.5 साल रहें या 6 महीने रहें, वो गैर मकबूल फैसले तो आपने करने ही करने हैं। तो उसमें बेहतर तरीका जो PMLN में ये डिबेट भी हो रही है कि ये इस्टेब्लिश किया जाए कि माजी की हुकूमत का गंद है, हम अपने सर क्यों लें, उन्होंने हालात खराब किए, वो ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो 1.5 साल तक इस मामले को ले जाते हैं तो ये सारा मलबा इन पे पड़ेगा। ठीक है, अब ये इमरान खान साहब का जो अर्ली इलेक्शन का नैरेटिव है, ये कितना जल्दी एक्सेप्ट होता है, और जो हुकूमत है मौजूदा जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं, ये किस तरह से अर्ली इलेक्शन की तरफ जाती है, नहीं जाती, इनको क्या सूट करता है, इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो किस चीज़ की इजाज़त दे रही है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सर्टन फैक्टर्स है वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये अब आगे फ्यूचर में ही क्लियर होगा। सो नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह इस पर फिर डिटेल से बात करेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।